अभिनव झा की अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। ये हमारा एग्जामिशन चैप्टर का लास्ट वीडियो है। हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं? एग्जामिशन चैप्टर देख रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सर्विस ऑन हायर की। हायर पे जो कोई भी चीज देने का, मोटर व्हीकल वगैरह देने का जो सर्विस दिया जाता है, ठीक है, तो सर्विस ऑन हायर इसको हम लिखते हैं। इसमें कई कैटेगरी हम लोग बांटते हैं। सबसे पहले एंट्री नंबर 66 की बात हमने करी थी, जहां पर आपने देखा था कि स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और उसके इक्विवेलेंट तक एग्जामिशन रहता है। तो स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ, तो अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल, जो भी हायर सेकेंडरी स्कूल होता है और इक्विवेलेंट तक आपका एग्जामिशन रहता है। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी स्पेशली हायर ऑफ मोटर व्हीकल के बारे में, मोटर व्हीकल के बारे में। अभी ये मोटर व्हीकल के रिस्पेक्ट में क्या होता है ना कि किसी किसी केस में मोटर व्हीकल को आपको क्या बोलते हैं उसको, आईटीसी मिलता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर में आपने देखा था कौन कौन से केस में मिलता है। तो अगर मोटर व्हीकल वालों के लिए बोलता है कि अगर आप सेम चीज फर्दर सप्लाई करते हो, तो सेम चीज अगर आप फर्दर सप्लाई करते हो, नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हो, नहीं तो ट्रेनिंग देते हो, ठीक है, ड्राइविंग स्किल वगैरह सब सिखाते हो, तो तीन ही केस में आईटीसी मिलता है। बाकी केस में ब्लॉक्ड क्रेडिट होता है। यानी कि 17 का सबसेक्शन 5 में आपने देखा होगा ब्लॉक्ड क्रेडिट, यानी कि बाकी केस में क्या होता है, क्रेडिट ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, मोटर व्हीकल के केस में बस 3 केस में मिलता है। एक आपने देखा फर्दर सप्लाई, ठीक है, फर्दर सप्लाई मतलब आप महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी चलाते हो और मैं जो है वो क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारी कंपनीज के साथ डील करता हूं ऐसे, तो मैं जो है वो होलसेलर हूं या रिटेलर हूं, अलग अलग कंपनी से मैंने लिया और उसके बाद जो है उसको फर्दर सप्लाई कर दिया। इसका मतलब मेरे को आपसे जो खरीदा महिंद्रा एंड महिंद्रा से, उसका हमको आईटीसी मिल जाएगा। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि आपने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करना, और तीसरी बात जो देखी वो ट्रेनिंग देना, तो यहीं पर मोटर व्हीकल शब्द आता है। अब मोटर व्हीकल शब्द जो होता है यहां पर अगर 12 से ज्यादा कैपेसिटी वाला है, स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को देते हो तो एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को 12 प्लस कैपेसिटी, तो यहां पर जब आप 17.5 की बात करते हो ना ब्लॉक क्रेडिट की, तो ड्राइवर को मिलाकर 13 तक की कैपेसिटी वाले तक के लिए ही केवल यहां पर क्रेडिट ब्लॉक करने की बात करी थी। ठीक है, तो 12 प्लस कैपेसिटी स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। उसके बाद आपका May 20 के रिस्पेक्ट में एक अमेंडमेंट आया था, वो बोला कि इलेक्ट्रिक जो भी होता है ना, इलेक्ट्रिक 12 प्लस कैपेसिटी वाला लोकल अथॉरिटी को अगर आप देते हो तो, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल जो होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, किसी तरह से इसमें बैटरी वगैरह अगर रहता है जिससे चार्ज होता है बैटरी वगैरह से, तो इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल अगर आप देते हो जिसकी 12 प्लस कैपेसिटी है, ये लोकल अथॉरिटी के लिए, केवल लोकल अथॉरिटी के लिए, तो ये आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर जहां तक हम लोग बात करते हैं कि मोटर व्हीकल या अदर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इलेक्ट्रिक हो या नहीं हो, अगर जीटीओ को देते हो, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को देते हो, यहां पर मोटर व्हीकल के स्कोप को बढ़ा दिया और अदर गुड्स क्या बोलते हैं उसको, मोटर व्हीकल हो गया और अदर गुड्स ट्रांसपोर्ट जो भी व्हीकल हो गया, वो आप किसको देते हो, जीटीओ को देते हो, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को देते हो। यहां पर मोटर व्हीकल हो या फिर आपका अदर हो, इलेक्ट्रिक हो या नॉन इलेक्ट्रिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर भी इलेक्ट्रिक हो या नॉन इलेक्ट्रिक हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लोकल अथॉरिटी को देने टाइम में केवल इलेक्ट्रिक करके बोला। ठीक है, केवल इलेक्ट्रिक करके बोला। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि क्या बोलते हैं उसको, जो रेडियो, तो आपको ट्रांसपोर्ट सेक्टर की और भी सारी बातें याद आनी चाहिए। जो बाय रोड हम लोगों ने देखा था, पैसेंजर और गुड्स करके देखा था, पैसेंजर और गुड्स करके देखा था। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी या कोरियर में टैक्स लगता है, और जीटीए के केस में और आपने क्या देखा था, यहां पर हम लोगों ने देखा कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के केस में ए नहीं, ठीक है, लेकिन उसके अलावा आपने क्या देखा था कि और भी एग्जामिशन आपने देखा था कि अगर सिंगल कंसाइनी होता है ना तो 750 तक चार्ज किया जाता है। तो जो भी 750 तक चार्ज करेगा, ठीक है, उसको टैक्स नहीं लगेगा वो सप्लायर को। तो यहां पर सिंगल कंसाइनी के आधार पर ₹750। और उसके बाद आपने देखा था कि जो सिंगल कैरियर होता है, सिंगल कैरियर, उसके आधार पर देखा था कि 1500 रुपए तक का अगर चार्जेस है ना एक कैरियर का, तो इस पर जो है आपका एग्जेम्प्टेड होगा, जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। फिर मोटर कैब, रेडियो टैक्सी हमेशा टैक्सेबल होता है। मोटर कैब और रेडियो टैक्सी, तो ये कैब बुला लेते हैं, टैक्सी
टैक्सी से जाना है क्या, ऐसा जो शब्द आप इस्तेमाल करते हो तो वो हमेशा टैक्सेबल होता है, ठीक है। लेकिन मोटर कैब, यहां पर मोटर कैब, ये मोटर व्हीकल जैसे ना मोटर कैब, ये दोनों हमेशा टैक्सेबल होता है, ये आपको याद रखना है। जो मीटर कैब होता है, ऑटो रिक्शा होता है, वो एग्जम्प्ट होता है। मीटर कैब, ऑटो रिक्शा एग्जम्प्ट होता है, ठीक है। तो बहुत सारी बातें वहां पर देखी थी कि एसी स्टेज कैरेज होगा तो हमेशा टैक्सेबल होगा, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में एसी वाला तो टैक्सेबल होगा ही, उसके अलावा टूर चार्टर हायर वाला नॉन एसी भी है तो टैक्सेबल होगा। उसके बाद जो है मोटर कैब, रेडियो टैक्सी तो हमेशा टैक्सेबल होता है, और मीटर कैब, ऑटो रिक्शा हमेशा एग्जम्प्टेड होता है, ठीक है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के केस में जब हम लोग गुड्स ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं ना, तो जीटीए और कोरियर के केस में टैक्स का सवाल उठता है। वो भी यहां पर एग्जम्पशन दे दिया कि अगर आप जो है क्या बोलते हैं, किसी को मोटर व्हीकल सप्लाई करते हो सिचुएशन में, अगर जीटीए वालों को देते हो तो जीटीए वाले कोई भी पर्पस के लिए, तो इस तरह से आपको फ्लो को समझना है और पूरी चीजों को कनेक्ट करके बार बार आपको रिवाइज करके जो है ये चैप्टर याद होने वाला है, ठीक है। लेकिन बस इतना मुझे नहीं लगता है कि ये चैप्टर इतना भी डिफिकल्ट है जितना आप लोग दिमाग में बिठा लेते हो, क्योंकि माइंड मेकअप करना है आपको कि ये चैप्टर आसान है और उल्टा आपको जो है कन्वीनियंट है, इसको ध्यान रखना, याद रखना। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस देता है, ठीक है, एनी बॉडी कॉर्पोरेट, ये एक सर्विस किसको देता है, बॉडी कॉर्पोरेट को। अब यहां पर बात करते हैं कि ये बॉडी कॉर्पोरेट जो होता है कि अगर मान लीजिए कि यहां पर अगर मान लीजिए कि फर्म है, तब तो टैक्स लगेगा वो भी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म से। ये बॉडी कॉर्पोरेट फर्म है तो टैक्स लगेगा वो भी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म से। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि अगर अदर की बात आती है, फर्म के अलावा अदर की बात आती है, बॉडी कॉर्पोरेट फर्म के अलावा कुछ भी है, तो उस परिस्थिति में यहां पर क्या बोला कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। टैक्स तो लगेगा लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। लेकिन यहां पर दो ऑप्शन दिया गया है, एक आपने 5% वाला ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते हो, 5% वाले ऑप्शन में आप जाते हो अगर, तो नो आईटीसी, आपको आईटीसी नहीं लेना है। तो यहां पर बॉडी कॉर्पोरेट की जब बात आती है तो यहां पर एग्जम्पशन का बात यहां पर क्वेश्चन नहीं उठा। यहां पर हमने बस इतना देखा कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कौन से केस में लगता है, ठीक है। फिर जहां तक बात करते हैं हम लोग हाउसिंग सोसाइटी के बारे में, हाउसिंग सोसाइटी। अब ये हमारी गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी में सन है, ठीक है, और हमारा अर्थ है छोटा सा। उस अर्थ में जो है आप लोग भारत देश में रहते हो और उसमें हाउसिंग सोसाइटी है। अब यहाँ पर बात आती है कि सर्विस अगर प्रोवाइडेड बाय हाउसिंग सोसाइटी होती है, हाउसिंग सोसाइटी का भी रजिस्ट्रेशन लिया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि वो हाउसिंग सोसाइटी होती है। तो अब आपका मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि क्या बोलते हैं उसको, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, यानी कि इनका टर्नओवर वगैरह एक्सीड नहीं किया है, सेक्शन 22 के हिसाब से लायबल नहीं हुए हैं, 20 लाख वगैरह एक्सीड नहीं किया है, तो उस परिस्थिति में यहां पर क्या होगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, यानी कि आपका क्या बोलते हैं टर्नओवर बेस, तो यहां पर रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो इनका एग्जाम्प्ट होगा, ऐसे ही एग्जाम्प्ट होगा, ठीक है। तो उसके बाद मान लीजिए रजिस्टर्ड सोसाइटी, आपकी रजिस्टर्ड बड़ी सोसाइटी है जो कि रजिस्टर्ड पर्सन है, तो उस परिस्थिति में यहां पर क्या बोला कि अगर आप लोग जो है वहां पर जो रहने वाले फ्लैट ओनर लोग जो है ना, घर के ओनर लोग जो है, वो पर मेंबर मतलब अगर मान लीजिए आपका 4 फ्लैट है तो वहां पर क्या होगा, अगर आपका 4 फ्लैट है तो 750 रुपये 4 फ्लैट का ईच देखा जाएगा, ठीक है। मतलब पर मेंबर भी होना चाहिए और पर फ्लैट भी होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अगर मान लीजिए एक ही मेंबर ने 4-5 फ्लैट ले रखा है तो ऐसा नहीं कि उसका लिमिट 750 रुपये 7,500 रुपये जो है, यहां पर अप टू 7,500, ठीक है, 7,500 मतलब 7,500 तक का जो मेंटेनेंस चार्ज होगा ना पर मेंबर पर फ्लैट, पर मेंबर के हिसाब से देखो या पर फ्लैट के हिसाब से देखो, अगर इतना तक कंट्रीब्यूशन है तो उस हाउसिंग सोसाइटी को एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट। अगर मान लीजिए अदर मामला है तो उस परिस्थिति में क्या होगा, टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है, अदर मामले में टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा। ये बात जो है आपने जानी हाउसिंग सोसाइटी के बारे में, उतना डिफिकल्ट भी नहीं था, बड़ा आसान सा कंसेप्ट था कि हाउसिंग सोसाइटी के यहाँ पर बारे में आपने देखा। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि एक अमेंडमेंट आया है, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर जो नोटिफिकेशन वगैरह दिया गया है उसकी बात हम लोग करते हैं। मान लीजिए कि ये मिस्टर मोदी है,
मोदी से सप्लाई किसने लिया? ट्रंप ने लिया। अब ट्रंप जो होता है वो तत्काल इंडिया में, और इंडिया में आने के बाद जो है उसने आउटसाइड इंडिया ले गया वो फॉर एग्जीबिशन। तो खादी की चीजें जो है मोदी से ट्रंप ने लिया और ट्रंप ने आउटसाइड इंडिया ले गया फॉर एग्जीबिशन। तो बहुत सारे चैप्टर का संयोग करके ये आपका क्लैरिफिकेशन वगैरह है, तो हम यहाँ पर इसको देखेंगे। अब यहाँ पर बात क्या करते हैं ना कि हम लोग यहाँ पर जो मोदी से इसने ट्रंप ने इनवर्ट सप्लाई लिया, तो जो भी आईटीसी आपका होगा, वो आईटीसी जो आपका होगा उसके लिए आप एलिजिबल कैसे होते हो, क्या कहानी है, वो पूरी कहानी हम लोग देखेंगे। जहां पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर के भी चर्चा करना पड़ेगा, सप्लाई चैप्टर की भी चर्चा करनी पड़ेगी, यहां तक कि जो है वो इनवॉइस वगैरह चैप्टर की भी चर्चा करनी पड़ेगी। तो यहां पर बात करते हैं कि यहां पर एग्जीबिशन पर्पज के लिए आप ले जाते हो, तो तत्काल यहां पर देखते हो कि यहां पर सप्लाई ही नहीं है, नो कंसिडरेशन। जब ट्रंप ले जा रहा है यहां पर, तो ट्रंप से पूछा गया कि आप जीएसटी दो, तो ट्रंप ने बोला कि नो कंसिडरेशन, और आप बोलते हो, आपका लॉ बोलता है कि नो कंसिडरेशन मतलब नो सप्लाई एक्सेप्ट शेड्यूल 1। तो शेड्यूल 1 का डीम्ड सप्लाई का लिस्ट में भी हम नहीं है, तो नो कंसिडरेशन इक्वल टू नो सप्लाई, मतलब नो सप्लाई ही नहीं है। अब सप्लाई ही नहीं है तो नो जीएसटी। तो तत्काल जो आप यहां पर जो ले गए वो एग्जेम्प्ट हो गया, ठीक है, एग्जेम्प्ट हो गया। फिर जहां तक बात करते हैं कि ये एक्सपोर्ट सप्लाई होगा तब जीरो रेटेड सप्लाई होगा अंडर सेक्शन 16। अब जीरो रेटेड सप्लाई आईजीएसटी एक्ट का जो सेक्शन नंबर 16 होता है वो बोलता है कि आप एक्सपोर्ट करते हो या स्पेशल इकोनॉमिक जोन के यूनिट डेवलपर को देते हो, वो जीरो रेटेड सप्लाई कहलाएगा। जीरो रेटेड सप्लाई में क्या होता है ना कि आप पहले टैक्स पे कर देते हो या फिर बॉन्ड वगैरह भर दो, टैक्स पे कर दो या बॉन्ड वगैरह भर दो, और उसके बाद में रिफंड क्लेम कर लेना। जीरो रेटेड सप्लाई में दूसरी बात होती है कि जो एक्सपोर्ट या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन को आप देते हो उसमें आईटीसी ले सकते हो, आईटीसी जो है ले सकते हो, भले ही इसमें टैक्स नहीं लगता फिर भी आईटीसी ले सकते हो, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं कि यहां पर जाहिर सी बात है कि कोई भी इनवॉइस नहीं इशू करेगा, क्योंकि सप्लाई ही नहीं है, तो फिलहाल तो भैया हम कोई इनवॉइस वगैरह इशू नहीं करेंगे। अब इनवॉइस नहीं इशू करेंगे तो क्या करेंगे, ना इनवॉइस इशू करेंगे ना बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर रूल 55 का जो चालान होता है, अंडर कवर ऑफ चालान जो है वो एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। चालान में सारा डिटेल दिया रहा, तत्काल जो है अंडर कवर ऑफ चालान हमने एक्सपोर्ट कर दिया। अब यहां पर बात करते हैं कि ये सप्लाई ही नहीं है तो हम एक्सपोर्ट कैसे बोलकर यहां पर जो है वो बॉन्ड भरे या फिर जो है आईजीएसटी का फिलहाल पेमेंट कर दे। तो नो आईजीएसटी पेमेंट और ना आपका लेटर ऑफ अंडरटेकिंग भरने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये सप्लाई ही नहीं है तत्काल, तो तत्काल आपका क्रेडिट जो है वो रुका रहेगा, तत्काल आपका क्रेडिट रुका रहेगा। फिर आता है एक सेक्शन नंबर 31, सेक्शन नंबर 31 का क्लॉज नंबर 7, वो क्या कहता है आपको सीजीएसटी एक्ट में कि अगर मान लीजिए कि आप किसी चीज को रिमूव करते हो सेल ऑन अप्रूवल वगैरह सबके बेसिस पर, तो उस सिचुएशन में क्या होगा ना, या तो आप 6 महीने के अंदर में वापस लेके आओ, 6 मंथ के अंदर में वापस लेके आओ, नहीं तो इमीडिएटली जिस दिन 6 मंथ एक्सपायर होता है ना उसके अगले दिन सप्लाई हो गया मान लिया जाएगा, या फिर 6 महीने से पहले पहले ही आप जो है वो सप्लाई कर दो, मतलब एक्चुअल में अप्रूव कर दो सेल को, यानी कि एक्चुअल सप्लाई। और यहां पर आपको क्या करना है, ब्राउट बैक विद इन 6 मंथ, विद इन 6 मंथ ऑफ रिमूवल के दिन से 6 महीनों के अंदर में। अब ये जो एग्जीबिशन के लिए आप ले गए 6 महीनों के अंदर में ले आओगे तो ना सप्लाई, ना जीरो रेटेड सप्लाई, ना इनवॉइस, यहां तक कि कस्टम ड्यूटी भी वहां पर माफ हो जाती है, ना आईजीएसटी, ना लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। 6 महीने में वापस आ गया, तो अगर 6 महीने में वापस नहीं आया तो 2 केस हो सकता है, या तो सप्लाई हो गया होगा पहले ही, नहीं तो 6ठा महीना एक्सपायर होने के इमीडिएट नेक्स्ट डे उसको सप्लाई मान लिया जाएगा, इमीडिएट नेक्स्ट डे, और एक्चुअल अप्रूवल जो भी दोनों में अर्लियर होगा उस दिन उसको सप्लाई मान लिया जाएगा, ठीक है। अब यहां पर सप्लाई जब मान लिया गया तो अब कहानी में ट्विस्ट आ गया।
अब यहां पर कहानी में क्या ट्विस्ट है, देखो बड़े से बहुत सारा लंबा चौड़ा स्टडी मटेरियल आरटीपी सब में आपको देखने को मिलेगा, उसको मैं बहुत समराइज करके बता रहा हूं, इसलिए आप जो है ध्यान देना, कंसेप्ट को एज सच मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं जैसे कि लॉ कहता है उसी हिसाब से। अब यहां पर बात करते हैं कि आपका क्या बोलते हैं उसको, ये जो एग्जाम तत्काल जो था ना, जैसे ही 6 महीना आपका एक्सपायर कर गया, तो यहां पर अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। या तो आपने क्या किया होगा ना, यहां पर पहले ही सेल कर दिया होगा, या तो ये वाला कंडीशन होगा, या तो पहले ही विचएवर अर्लियर, ये 6 महीना इमीडिएट नेक्स्ट डे और एक्चुअल में सप्लाई हो गया होगा। ठीक है, तो मान लीजिए एक्चुअल में आपने सोल्ड कर दिया, एग्जीबिशन के लिए ले गए थे, वहां पर बिक गया। अगर जो पोर्शन या फिर कुछ पोर्शन ही बिका तो वो तो क्या कहलाया, सप्लाई कहलाया। अब वो सप्लाई कहलाया तो आपको क्या इशू करना पड़ेगा, उसके रिस्पेक्ट में इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, आईजीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा, और आपको आईटीसी भी मिल जाएगा। यहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट भी अब आप ले सकते हो। आईटीसी कैसे लोगे, या तो आप क्लेम करो आईटीसी, या फिर आप रिफंड करवा लो। या तो आप आईटीसी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्लेम करके डाल दो, नहीं तो आप रिफंड करवा लो, दोनों चलेगा। यहां पर यहीं पर डिफरेंस में अंतर आने वाला है, ये क्लेम करो और रिफंड करवा लो, ये हमारा क्लैरिफिकेशन इसी के लिए है। अगर रिटर्न विद इन टाइम हो गया तब तो भाई साहब सप्लाई ही नहीं है, इनवॉइस का सवाल नहीं उठता है, जीएसटी का पेमेंट करने का सवाल नहीं उठता है, कस्टम ड्यूटी की सवाल नहीं उठती है, सप्लाई ही नहीं है वो। ठीक है, अगर विद इन टाइम रिटर्न हो गया तो 6 महीने के अंदर में ब्राउट बैक हो गया तो। लेकिन अगर 6 महीने के अंदर ब्राउट बैक नहीं हुआ तो इमीडिएट आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ रिमूवल, यहां पर क्या माना जाएगा, मैंने जैसा कि बोला कि ये सप्लाई मान लिया जाएगा। यहां पर इनवॉइस जो है वो आपको इशू करना पड़ेगा, आईजीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी वाला भी तो आपको छोड़ेगा नहीं, तो आईजीएसटी के साथ साथ कस्टम ड्यूटी का भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। फिर यहीं पर क्लैरिफिकेशन आया कि ये जो आईटीसी है आपका, ये वाला जो आईटीसी है, इस पर रुको, ये वाला जो आईटीसी की बात आप कर रहे हो ना, वो आईटीसी आप केवल क्लेम कर सकते हो, आप रिफंड नहीं करवा सकते हो। यही क्लैरिफिकेशन करके बोला कि देखिए अंतर इतना ही है, यहां पर सोल्ड कर दिया तो क्लेम और रिफंड दोनों, लेकिन आईटीसी यहां पर क्या बोला कि अगर मान लीजिए 6 महीना एक्सपायर होने के कारण, मतलब आपने गुनाह कर दिया है, 6 मंथ एक्सपायर होने की वजह से हमको 31/7 लगाना पड़ा और सप्लाई मानना पड़ा, इसलिए आप आईटीसी को क्लेम कर सकते हो लेकिन रिफंड नहीं करवा सकते हो। ठीक है, ये क्लैरिफिकेशन करके बोला गया। ठीक है, जिसको मैंने बड़े छोटे शब्दों में जो है आपको बताया है। बाकी लंबा चौड़ा डिस्कशन जो है बहुत सारे जो है आपको वीडियोस मिलेंगे जिस पर आपको देखने को मिलेगा, इसी बात को बहुत लंबे चौड़े तरीके से बताई गई है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि यहां पर मिसलेनियस एग्जाम्पशन के बारे में। अब हम लोग मिसलेनियस एग्जाम्पशन में कुछ और चीजों की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न। अगर आप गोइंग कंसर्न को ट्रांसफर करते हो ना, अपना गोइंग कंसर्न आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो एक तरह से भी बोला जाएगा आपने बिजनेस को सप्लाई कर दिया, तो यहां पर बोला कि ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, बिजनेस को सप्लाई आपने कर दिया, किसी और को दे दिया, आपका बिजनेस आपने मुझे दे दिया, तो इसका मतलब वो ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न कहलाया। फिर जहां तक बात करते हैं कि सरकार कोई भी पब्लिक सर्विस देती है ना, जैसे कि बाथरूम, वॉशरूम, टॉयलेट, ठीक है, तो ये सब पब्लिक सर्विस भी एग्जेम्प्ट होता है। फिर जहां तक बात करते हैं कि अगर मान लीजिए इंडियन टूर ऑपरेटर है और आउटसाइड इंडिया में फॉरेनर को टूर करवाता है। अभी ठीक है, मान लीजिए कि मैं ट्रंप को ताजमहल नहीं दिखा रहा हूं, ट्रंप को एफिल टावर दिखा रहा हूं, ठीक है, या फिर ट्रंप को चाइना का वॉल दिखा रहा हूं। अभी ट्रंप क्या है, नॉन रेसिडेंट है, और ट्रंप जो है फॉरेन टूरिस्ट है, और मैं उसको फॉरेन ही घुमा रहा हूं, बस इंडिया का टूर ऑपरेटर हूं मैं, तो मेरा सर्विस एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इंडियन टूर ऑपरेटर, दो कंडीशन मैंने पूरा कर दिया। पहली बात, हमारा टूरिस्ट भी फॉरेनर है, और दूसरा कि टूर आउटसाइड इंडिया। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्ट करना स्पेसिफाइड एक्ट के अंदर, प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, ये आपका चैरिटेबल एक्टिविटीज भी आता है। जब आप चैरिटेबल एक्टिविटीज की परिभाषा देखते हो डायरेक्ट टैक्स पढ़ते वक्त में सेक्शन 2 के सबसेक्शन 15 में, तो यहां पर स्पेसिफाइड एक्ट के तहत प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स करने का जो सर्विस होता है वो भी एग्जेम्प्ट होता है। फिर जहां तक बात करते हैं, जो केजरीवाल जी का लाया हुआ लॉ था, जब वो पॉलिटिक्स में नहीं उतरे थे और उनका दिमाग सही था, मतलब पॉलिटिक्स में जाने के बाद तो किसी का भी दिमाग अजीब हो जाता है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का जो सर्विस होता है ना, आरटीआई एक्ट का सर्विस, जहां तक कि आप आईसीआई से जो कॉपी मंगवाते हो आरटीआई एक्ट के तहत, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का के तहत जो सर्विस होता है ना, वो एग्जेम्प्ट होता है, उस पर जीएसटी नहीं लगता है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन
ये सर्विस एग्जेम्प्ट होता है। फिर जहां तक बात करते हैं कि आपने एक इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लिया, मेरी एक इंश्योरेंस कंपनी है, आपने मेरे से इंश्योरेंस लिया और मैंने री इंश्योर करवा लिया उसको LIC से, तो री इंश्योरेंस सर्विसेज देना जो होता है ना वो GST के दायरे में नहीं आएगा। तो री इंश्योरेंस सर्विसेज, री इंश्योरेंस सर्विसेज हो गया हमारा। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि अगर इंटरमीडिएरी फाइनेंशियल सर्विसेज होता है, ठीक है, इंटरमीडिएरी फाइनेंशियल सर्विसेज जो होता है वो भी आपका एग्जेम्प्टेड होता है। अब जो फाइनेंशियल सर्विसेज होता है उसमें आपने देखा था कि जिस एक्सटेंट तक कंसिडरेशन, इंटरेस्ट, लोन और डिपॉजिट का जो एडवांस एक्सटेंशन होता है या फिर प्रोवाइड करना होता है, फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में हम लोगों ने अलग कैटेगरी देखी हुई है जिसमें आपने साफ साफ देखा हुआ है कि अगर कोई फाइनेंशियल सर्विस देने वाला क्या बोलते हैं इंटरेस्ट, लोन या एडवांस देने का सर्विस देता है या फिर उसको एक्सटेंड करने का सर्विस देता है, तो जिस एक्सटेंट तक उनका जो कंसिडरेशन है वो इंटरेस्ट या फिर डिस्काउंट बोलकर रिप्रेजेंट करता है, जिस एक्सटेंट तक इंटरेस्ट या फिर डिस्काउंट बोलकर रिप्रेजेंट करता है उस एक्सटेंट तक एग्जेम्प्टेड होता है। वहां पर आपको ध्यान रखना है कि इंटरमीडिएरी फाइनेंशियल सर्विसेज जो होता है ना वो भी आपका एग्जेम्प्ट होगा, इंटरमीडिएरी फाइनेंशियल सर्विसेज भी आपको एग्जेम्प्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना। तो अलग अलग सेक्टर हमने देखा था जिसमें आपने जो है लीगल सेक्टर, इमूवेबल प्रॉपर्टी का किराया देना, एंटरटेनमेंट सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, उसमें रोड, पाइपलाइन, ठीक है, एयर, वाटर, ये सारी चीजें देखी थी, एग्रीकल्चर देखा था, उसके बाद फाइनेंशियल ये सर्विस देखा था। अब फाइनेंशियल सर्विस में आपने उसके अलावा देखा था कि बैंक या ऑथराइज्ड डीलर आपस में यानी कि इंटर से फॉरेन करेंसी का सेल, परचेज या एक्सचेंज करती है तो वो भी एग्जेम्प्टेड था, ठीक है, वो भी आपका एग्जेम्प्टेड था। अब लोन, एडवांस, डिपॉजिट में जो क्रेडिट कार्ड या फिर इस तरह का कार्ड वगैरह जो आता है ना, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड या अदर कार्ड, उसमें 2000 तक का सेटलमेंट ही केवल एग्जेम्प्टेड था, उससे ज्यादा करके देता है आपको तो वो टैक्सेबल था। इसी तरह इंटरमीडिएरी फाइनेंशियल सर्विसेज भी आपका एग्जेम्प्टेड होता है, इंटरमीडिएरी फाइनेंशियल सर्विसेज भी एग्जेम्प्टेड होता है। फिर जहां तक बात करते हैं कि बीमा योजना में ना बहुत सारा लिस्ट दिया गया है, बीमा योजना जो है ना उसमें बीमा योजना में लिस्ट दिया गया है, नोट्स में आप देखोगे, नोट्स में, ठीक है, आप देखोगे मतलब 15-16 पेजेस के बाद जो है बहुत सारा लिस्ट दिया गया है, उसमें लिखा हुआ है नया जो है आपका May 20 के रिस्पेक्ट में आया है वो बंगला योजना करके कुछ है, बंगला श्रेजा योजना। तो उसके बाद यहां पर क्या हो गया, बंगला श्रेजा योजना, ये लिस्ट में एक नया नाम डाला गया है कि ये भी आपका जो जनरल इंश्योरेंस होता है वो एग्जेम्प्ट होगा। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि एक और एग्जम्पशन आया है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का ग्रुप इंश्योरेंस फंड के तहत, ठीक है, अगर मेंबर जो होता है ना सेंट्रल आर्म फोर्स के, उनका लाइफ इंश्योरेंस किया जाता है तो, ठीक है, तो आपका यहां पर आपको इतना ही याद रखना है कि सेंट्रल आर्म फोर्स, इनका जो ग्रुप इंश्योरेंस होता है ना, तो ये सेंट्रल आर्म फोर्स ग्रुप इंश्योरेंस फंड से होता है, स्पेसिफाइड फंड से जो होता है इनका इंश्योरेंस होगा ना तो वो आपका एग्जेम्प्टेड होगा, वो आपका एग्जेम्प्टेड होगा, ये बात आपने जानी, ठीक है। अब हम लोग यहां पर कुछ सर्कुलर के बारे में चर्चा करते हैं वापस से। अब सर्कुलर की जब हम लोग बात करते हैं तो अगर मान लीजिए कि एक इंडिविजुअल डोनर है जो कि 12AA वाले चैरिटेबल ट्रस्ट को जो होता है डोनेशन देता है, तो यहां पर क्या बात करते हैं ना कि आपने जो है डोनेशन दिया है तो क्या ये डोनेशन देते हो चैरिटेबल ट्रस्ट को, 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब ये चैरिटेबल ट्रस्ट यहां पर जो है आता है योगा, स्पिरिचुअल, ठीक है, और ये क्या बोलते हैं उसको रिलीजियस एक्टिविटीज कराने का, ये सारा डेफिनेशन आपने जो देखा होगा 12AA के तहत कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से रजिस्ट्रेशन लिया जाता है अगर 12A का कंडीशन पूरा कर देते हो तो। ये बात जो है कहानी इनकम टैक्स में आपकी दी गई है। अब यहां पर बात करते हैं कि अगर इंडिविजुअल डोनर जो होता है ना वो 3 कंडीशन को पूरा कर देगा ना तो आपका ये डोनेशन देना GST के दायरे में नहीं आएगा। पहली बात है कि अगर आप नेम प्लेट पे आप कहीं पर आप डोनेशन देते हो और आप चाहते हो कि नेम प्लेट पर जो है, जैसे सिंधु ताई जो है, सिंधु ताई महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, आप यूट्यूब पे देखना उनका वीडियो, वो भिखारी थी और वो आज लाखों बच्चों की माँ है, ठीक है, तो वो किस तरीके से जो है वो उनके हस्बैंड ने मार के भगा दिया था घर से, फिर वो रेलवे स्टेशन पे जो है सुसाइड करने के लिए गई थी, फिर उसने जो है बहुत
तकलीफें झेली, भीख मांगा। उसके बाद सिद्धू ताई की स्टोरी बहुत अच्छी है, और विवेक बिंद्रा की भी स्टोरी जो है, मोटिवेशनल लेक्चर लेते ना विवेक बिंद्रा, वो भी सिद्धू ताई की स्टोरी बताए हुए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि अगर उनको आपने डोनेशन दिया, उनको आपने पैसे दिए, बोले कि आपने बोला कि मैं सीए बन गया, इस खुशी में मैं आपकी संस्था को कुछ देना चाहता हूं, तो आपने उसको बोला लेकिन हाँ आपके बोर्ड पे मेरा नाम लिखो। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि जो आपका नेचर ऑफ गिफ्ट या डोनेशन होना चाहिए। पहली बात है 3 कंडीशन पूरा करो, नेचर गिफ्ट और डोनेशन का होना चाहिए। ठीक है, कंसिडरेशन का नेचर नहीं होना चाहिए, नॉट कंसिडरेशन, किसी भी तरह करके किसी काम के लिए कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। फिर जहां तक बात करते हैं कि आपका नाम लिखवाए वो चलेगा, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई एडवर्टीजमेंट या फिर किसी बिजनेस का रेफरेंस नहीं होना चाहिए कि हाँ मुंबई में आपका फलाना जगह प्रैक्टिस है, अगर ये लिख दोगे तो नो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एडवर्टीजमेंट या रेफरेंस टू एनी बिजनेस, एडवर्टाइजमेंट ही हो गया वो। डायरेक्टली इनडायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट, ये वर्ड ब्रॉड हो गया, उसमें सारी चीजें कवर हो गई। उसके बाद जहां तक बात करते हैं यहां पर इफ लीड्स नो एनी जो है कमर्शियल गेन, आपका जो है कोई भी कमर्शियल गेन अराइज नहीं होना चाहिए उसकी वजह से कि वहां पर जो है वो। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए कि भाई इमीडिएट और फ्यूचर, तो एक तरह से एडवर्टाइजमेंट ही हो गई है। ये 3 कंडीशन को पूरा कर दोगे ना तो यहां पर आपका जो है जीएसटी नहीं लगेगा, ये डोनेशन देने पर जीएसटी नहीं लगेगा, ऐसा सर्कुलर बोला। ठीक है, सर्कुलर बोला। अदरवाइज जो है आप अगर नेम अपना लिखवाते हो और बिजनेस का एडवर्टीजमेंट करते हो तो एक तरह से वो एडवर्टीजमेंट सर्विस जो है उसके बदले में आप उनको कंसिडरेशन दे रहे हो। ठीक है, आप हमारा प्रचार कर दो सिद्धू ताई को, तो वो आपका टैक्स के दायरे में आना लाजमी है, वहां पर आपका टैक्स के दायरे में आता है और आपके लॉजिक के हिसाब से भी वो आना ही चाहिए ऐसी सिचुएशन में। अब जहां तक बात करते हैं कि जीएसटी ऑन एयरपोर्ट लेवी की बात करते हैं, जीएसटी ऑन, ये भी सर्कुलर है। यहां पर आपको क्या समझना है ना, 2 शब्द को समझने हैं। ठीक है, 2 शब्द समझने हैं। एक होता है एयरलाइन, एयरलाइन का मतलब हो गया जैसे कि इंडिगो। ठीक है, उसके बाद दूसरा हो गया यहां पर एयरपोर्ट ऑपरेटर। ठीक है, एयरपोर्ट ऑपरेटर, अब जैसे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक एयरपोर्ट ऑपरेटर है। अब यहां पर क्या होता है ना कि एयरपोर्ट ऑपरेटर खुद तो पब्लिक से डील नहीं करता है, तो वो एयरलाइन वालों को बोलता है कि आप हमारा प्योर एजेंट बन जाओ। ठीक है, प्योर एजेंट बन जाओ, और एक फीस हम लोग बोलते हैं जिसको पैसेंजर सर्विस फीस या यूजर डेवलपमेंट फीस बोलते हैं, ये आप कलेक्ट करो उन लोगों से। तो पैसेंजर डेवलपमेंट फीस या फिर यूजर डेवलपमेंट फीस, ये जो फीस वगैरह है ना ये कलेक्ट करो आप। ठीक है, तो अब ये लोग क्या करते हैं ना, एयरलाइन वाले क्या करते हैं ना, ये फीस कलेक्ट करते हैं, तो कुछ कंडीशन को पूरा कर देना तो ये प्योर एजेंट कहलाएंगे। अब ये प्योर एजेंट कहलाएंगे, तो प्योर एजेंट की मैं आपने देखा था कि जैसे मान लीजिए कि मैं आपका प्योर एजेंट का कंडीशन पूरा कर देता हूं, तो जितना आप मेरे को मेरे हिस्से का कमीशन देते हो ना, सिर्फ उतने पे मेरे को जीएसटी देना है। अगर मैं प्योर जो है एजेंट का कंडीशन पूरा नहीं करता हूं तो जो भी कंसिडरेशन या जो भी एक्सपेंस या फिर आपसे मैं रिम्बर्स करवाता हूं ना, उस पर भी मेरे को जीएसटी लग जाएगा। मैंने आपसे 100 रुपए लिए अपना कमीशन और 200 रुपया लिया मैंने आपसे एक्सपेंडिचर वगैरह रिम्बर्स करवाए, टोटल मेरे को 300 रुपया मिला। अब मेरे को जीएसटी कितने पे लगना चाहिए? सिर्फ 100 रुपये पे लगना चाहिए, 300 पे तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो तो 300 मैंने खर्च किया, वो रिम्बर्स करवाया, आपके बिहाफ पे मैंने खर्च किया। ठीक है, तो लेकिन वो तभी जब प्योर एजेंट का मैं कंडीशन पूरा कर देता हूं। अगर आपको याद होगा तो रूल नंबर 33 जो आपने जो रूल नंबर 33 सीजीएसटी रूल में आपने देखा था। अब जहां तक बात करते हैं कि यहां पर एयरलाइन प्योर एजेंट का कंडीशन पूरा करें, पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा कि जो भी फीस वगैरह सब चार्ज किए हो ना, उसके बिहाफ में जीएसटी देने की जब बात आती है ना, ये जो फीस है इसको मैं 2 तरह का फीस है, उसको मैं फीस वर्ड लिखता हूं। ठीक है, इसी को शॉर्ट में जो है आपके स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस मैनुअल आरटीपी वगैरह सब में लिखा हुआ है पीडीएफ और यूडीएफ। ठीक है,
तो यहां पर बात करते हैं कि एयरपोर्ट ऑपरेटर लेवी करता है और एयरलाइन कलेक्ट करता है उनके बिहाफ में। ये तो आपको समझ में आ गया। तो ये आपका फीस की कहानी क्या होती है कि ये वाला जो है ना लेवी करता है, एयरपोर्ट ऑपरेटर लेवी एंड एयरलाइन कलेक्ट ऑन देयर बिहाफ। ये तो कहानी हो गई। अब जहां तक बात करते हैं कि इन फीस को इनवॉइस में सेपरेटली दिखाया जाएगा। ये जो एयरलाइन वाले हैं ना, ये जो पैसे लेंगे पब्लिक से लेंगे पैसे, तो जो भी टिकट के साथ ही लेंगे ना, जाहिर सी बात है। तो टिकट का पैसा और ये पैसा, ये फीस का पैसा सेपरेट होगा, सेपरेट इन इनवॉइस। इनवॉइस में सेपरेट होना चाहिए, इनवॉइस में सेपरेट होना चाहिए। ये हम लोगों ने फीस के दो कंडीशन को देख लिया। अब हम लोग जीएसटी का कंडीशन देखते हैं। जो टिकट होगा ना, टिकट चार्ज पर एक्सेप्ट ये दोनों फीस, टिकट चार्ज पर जो है वो क्या बोलते हैं जीएसटी लगेगा एज जैसा लगता है। दूसरा कि ये जो आपने जो कुछ ये एयरलाइन वालों ने कुछ कमीशन लिया है ना, तो कमीशन पे खुद ही जीएसटी देंगे। ठीक है, तो टिकट चार्ज पर जीएसटी पेड होना चाहिए। एक्सेप्ट पीडीएफ पैसेंजर डेवलपमेंट फीस और यूडीएफ जीएसटी पे होना चाहिए। दूसरा, एयरलाइन को कुछ कलेक्शन चार्ज वगैरह सब मिलता है जिसको कमीशन बोलते हैं, तो कलेक्शन चार्ज पर एयरलाइन विल पे जीएसटी। ठीक है, तो टिकट पर आपका जीएसटी और कलेक्शन चार्ज पर जीएसटी। तो इस सिचुएशन में यहां पर क्या होगा, ये कहानी आ जाती है कि आपका प्योर एजेंट का माना जाएगा और जो भी इनको रिम्बर्स वगैरह किया जाता है, ये फीस जो होता है ना, ये फीस पर जीएसटी एयरलाइन वालों को नहीं लगेगा। ये फीस पर जीएसटी से बचाने के लिए ये सर्कुलर बोला कि ये फीस आपका थोड़ी ना है, जो आप तो किसी के बिहाफ में काम कर रहे हो। ठीक है, अब हमारा एक और सर्कुलर आता है जो ईएमआई का सर्कुलर, ईएमआई वाला सर्कुलर। ठीक है, इसको भी लेके बहुत जो है हल्ला है, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, लेकिन इसमें कुछ है नहीं जान। ठीक है, क्योंकि लंबा चौड़ा दिया रहता है तो आदमी पहले ही देख के घबरा जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए ईएमआई जो आपका मंथली इंस्टॉलमेंट होता है उसी की बात यहां पर की जा रही है। ईएमआई पर आपको इंटरेस्ट, पेनाल्टी या डिलेड पेमेंट चार्ज पेमेंट करना पड़ता है। इंटरेस्ट, पेनाल्टी, डिले पेमेंट चार्ज। अब आपको कार खरीदना है ना और उसका पैसा आपको ईएमआई पर देना है, तो आपके पास दो तरीके हैं। सिंपल सी बात है कि दो तरीके हैं। एक काम करो ना, आप हो सकता है कि पैसे पहले कैश में लोन ले लो। ठीक है, लोन ले लो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाओ, बैंक में जाओ और आप लोन लिए। लोन लेने के बाद फिर वो सर्विस सेंटर वाला, सॉरी कार जो बेचता है उनके पास गए, मारुति वारुति वाले के पास, और बोले भैया मेरे को कार दे दो, उसको पैसे दे दिए, उसको कोई मतलब नहीं उससे। अब ये जो लोन आपने लिया है ना, उसको आपने ईएमआई में कन्वर्ट करवा लिया, ईएमआई में कन्वर्ट कर लिया। सिंपल, जैसे कि क्रेडिट कार्ड से भी आप पेमेंट करते हो तो आप बैंक वालों से लोन लेते हो, तो लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यहां पर अंतर कर लेना आपको। क्वेश्चन को देखिए कि आप लोन किससे ले रहे हो, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेकर, किसी भी नाम से लोन लेकर, इसको आप ईएमआई में उसको पेमेंट देते हो। आपने कार वाले से ईएमआई नहीं करवाया हुआ है, कार वाले से, बजाज फाइनेंस वाले से ईएमआई नहीं करवाया हुआ है। आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे लोन लिए हैं, सामान नहीं खरीदा है लोन पे, आपने पैसे लिए उधार। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस रखना है कि आपने पैसा उधार लिया है या ईएमआई पर सामान खरीदा है डायरेक्ट। जैसे बजाज फाइनेंस वाले से भी लिया तो सामान खरीदा ईएमआई पर डायरेक्ट, वो कंसिडर किया जाता है। तो यानी कि यहां पर लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपने पैसे लिए हैं। ठीक है, अब इस लोन को पे करने में आप डिफॉल्ट करते हो, इसकी वजह से इंटरेस्ट, पेनाल्टी या डिलेड पेमेंट आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो ये आपने देखा था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, जिस एक्सटेंट तक लोन और एडवांस या डिपॉजिट का कंसिडरेशन इंटरेस्ट और डिस्काउंट बोलकर रिप्रेजेंट करता है, वो आपका एग्जाम्पशन चैप्टर के हिसाब से एग्जाम्प्ट होगा। ठीक, ये तो बात हो गई। अब डायरेक्ट आपने जो है कार खरीद लिया है, डायरेक्ट जो है वो आपने सामान खरीदा है, डायरेक्ट सामान खरीदा है, डायरेक्ट परचेज्ड ऑन ईएमआई।
अब यहां पर कहानी क्या आती है ना कि अगर आपको याद होगा तो वैल्यूएशन चैप्टर में देखा था सेक्शन 15(1) के हिसाब से ट्रांजैक्शन वैल्यू यानी कि प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल को आप हमेशा जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई मानते हो। वैल्यू ऑफ सप्लाई कितने में खरीदा तो हमें 1000 रुपए पेमेंट किया, यानी कि ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होगा, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। अगर दो कंडीशन को पूरा कर दे तो क्या क्या, पहला कंडीशन था आपका प्राइस जो होता है वो सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, सोल कंसिडरेशन एंड बायर सेलर नॉट रिलेटेड। ठीक है, इस ट्रांजैक्शन वैल्यू में 15(2) के हिसाब से 5 आइटम ऐड करने पड़ते थे और 15(3) के हिसाब से डिस्काउंट माइनस होता था। तो ये जो ऐड करने वाला आइटम था ना, इसमें बहुत सारी बातें थी। उसमें एक था इंटरेस्ट, लेट फीस और डिलेड पेमेंट के बदले में जो भी चार्ज लिया जाता है, डिलेड पेमेंट के बदले में जो भी चार्ज लिया जाता है। दूसरी बात आपने टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में भी देखा था कि जो इंटरेस्ट, लेट फीस और डिलेड पेमेंट का टाइम ऑफ सप्लाई कब माना जाएगा, जब सप्लायर उस पैसे को रिसीव करता है। टाइम ऑफ सप्लाई तब माना जाएगा जब पैसा एक्चुअली में मिलता है, तब उसको टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो ये 15(2) के हिसाब से ना जो भी डिलेड पेमेंट का चार्ज था ना वो ऐड होता है, डिले पेमेंट चार्ज ऐड होता है। ठीक है, अब यहीं पर वैल्यू ऑफ सप्लाई उतने से बढ़ जाएगा डिलेड पेमेंट चार्ज से, यानी कि सप्लायर की वैल्यू ऑफ सप्लाई बढ़ेगी तो जीएसटी सरकार को ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो यहीं पर बात करते हैं, इसको बोलते हैं 15(2) के डी नंबर क्लॉज में ये बात दिया गया है, डिलेड पेमेंट चार्जेस वगैरह सब। तो यहां पर हमारी जो बात आती है कि चार्ज को अगर हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक आपका जो है इंटरेस्ट वगैरह की बात करते हैं, इंटरेस्ट पेनाल्टी, दूसरा डिलेड पेमेंट के नाम पर ओवरड्यू चार्जेस या अदर चार्जेस बोलकर लिया। ठीक है, ओवरड्यू चार्जेस, तो इंटरेस्ट पेनाल्टीज जो भी आपको लगा ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगा। ओवरड्यू चार्जेस जैसे कि मान लीजिए कि इतने दिनों के बाद आप करोगे, 30 दिन के बाद, तो 31वां दिन से 1000 रुपया पर डे का हम लोग वैल्यू ऑफ हम लोग जो है ओवरड्यू चार्ज लेंगे या 500 रुपया पर डे ओवरड्यू चार्ज लेंगे। तो ये दोनों जो है 15(2) के हिसाब से ना वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। 15(2) के हिसाब से पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, यानी कि इस फिगर पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। यही बात क्लैरिफिकेशन करके बोली गई है, यही बात एक जो है एग्जांपल देके बोला गया है। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन करने का उतना रिलेवेंट नहीं बनता है, बस इतना है कि आपको देखना है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे लिए हैं या फिर आपने ईएमआई पर सामान खरीदा है, उस पर जो है वो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि एक और क्लैरिफिकेशन आया, वो क्लैरिफिकेशन बोलता है कि डायरेक्टर जनरल शिपिंग जो मैरीटाइम कोर्स करवाते हो ना डीजी शिपिंग के अप्रूवल से, आप क्या करते हो ना मैरीटाइम कोर्स करवाते हो, किसके अप्रूवल से, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग अप्रूव्ड, इसको स्पेसिफाइड मिनिस्ट्री से पावर मिला हुआ है। तो ये आपका एंट्री नंबर 66 का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कहलाकर एग्जाम्प्ट होगा। ठीक है, वो अप्लाई होगा, ये क्लैरिफिकेशन दिया गया। उसके बाद जो है रेसिडेंशियल वेलफेयर वाला तो हम लोगों ने देख लिया है कि एग्रीगेट टर्नओवर जो होता है अगर 20 लाख तक है तो आपका क्या बोलते हैं जीएसटी ही नहीं लगता, अब जीएसटी ही नहीं लगता, रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेने की आवश्यकता है, और जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेने की आवश्यकता है तो जीएसटी का सवाल नहीं उठता है। ठीक है, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता है तो उस सिचुएशन में 750 रुपये पर मंथ तक अगर पर फ्लैट पर मेंबर का होगा तो एग्जाम्प्ट होगा। इसी के साथ ये जीएसटी का एग्जाम्पशन चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। आप एग्जाम से पहले हो सके ना तो बहुत फास्ट ट्रैक मोड करके ना एक दो बार और सुन लेना। ठीक है, एग्जाम के 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन जो आपको गैप मिलता है तो सबसे पहले एग्जामिनेशन चैप्टर को ही करना, और वीएलसी प्लेयर में अगर प्ले करते हो डाउनलोड करके, या फिर यूट्यूब पे भी जो आप देखते हो कहीं पर भी आप देख रहे हो, यानी कि और हमारी वेबसाइट के जो प्लेयर है उस पर भी अगर आप प्ले करते हो तो स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन नीचे में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्पीड बढ़ा के इसको एक बार और कर लेने का, ये चैप्टर आपको याद हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।